हार्दिक स्वागत करती हूँ। जो वर्तमान समय है हम सबके लिए एक बहुत ही चुनौती के रूप में है और हम सब कोशिश कर रहे हैं कि इस चुनौती का डटकर सामना करें, क्योंकि कोविड-19 जैसी बीमारी ने पूरे विश्व को परेशान करके रखा हुआ है। लेकिन हम सब इस वक्त को पॉजिटिव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आज हमारे समाज के सामने जो प्रमुख समस्या आ रही है वो है शिक्षा। आपकी स्कूल आवाज नहीं आ रही नहीं प्रॉपर। पा रहे हैं। जी मैम, आवाज आप गूंज रही है। हम लोग को सुन नहीं पा रहे हैं? मैडम आवाज वाइब्रेट हो रही है। आवाज गूंज रही है। ओके, अब सही आ रही है क्या? बिना बिना माइक के आप बोलिए तो शायद सही आएगी। आवाज गूंज रही है। मैडम बिना माइक के आप बोलिए। क्यों कह रहे हैं बिना माइक के बोलिए? ईयरफोन डाउन। तो हमारे सामने जो आ रही है स्कूल कॉलेज को हम, लेकिन आगे की पढ़ाई कैसे हो? तो ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से हम पढ़ाने का प्रयास भी कर रहे हैं। वहाँ भी बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं। तो ऐसी ही समस्या को लेकर जो हमारा कार्यक्रम है, इसका टॉपिक है कि क्या ऑनलाइन शिक्षा पारंपरिक शिक्षा का सही विकल्प है। इसी के लिए हमारे सामने बच्चे अपने अपने विचार रखेंगे। तो मैं इनवाइट करती हूँ सबसे पहले आचार्य मैम को, जिससे हम लोगों का प्लीज मैम। धन्यवाद निरोज मैम। आवाज आ रही है आपको? जी मैम। नमस्कार। संत रामकृष्ण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की ओर से आयोजित इस वाद विवाद प्रतियोगिता में मैं डॉक्टर मोहिनी तिवारी अपने विशेषज्ञों निर्णायकों डॉक्टर गुंजन बंसल, डॉक्टर ललित उपाध्याय, संस्थान के सचिव श्री मनमोहन चावला जी, रविकांत चावला जी, कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर योजना मिश्रा जी, संचालिका निरोज यादव जी, अपने अन्य सहयोगियों, प्रतिभागी छात्राओं तथा सभी श्रोताओं दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज की इस वाद विवाद प्रतियोगिता का विषय है, क्या ऑनलाइन शिक्षा वर्तमान समय में पारंपरिक शिक्षा का सही विकल्प है। हम सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस ने मानव जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया है। शिक्षा व्यवस्था पर भी इसका बहुत प्रभाव पड़ा है। इसके नुकसान को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने अप्रैल महीने में भारत पढ़े ऑनलाइन योजना बनाने के लिए सुझाव मांगे। इसके अंतर्गत स्कूली शिक्षा से लेकर कॉलेज स्तर के और इंजीनियरिंग, व्यावसायिक सहित सभी पाठ्यक्रम, यहाँ तक कि सिविल सेवा परीक्षा, IIT, मेडिकल कॉलेज की तैयारी कराने वाले कोचिंग संस्थानों ने भी इसमें जुड़ गए। भारत चौथी क्रांति या डिजिटल युग में बहुत पहले ही प्रवेश कर चुका है। महामारी ने इसकी प्रासंगिकता और बढ़ा दी। दुनिया ग्लोबल गांव, विशेषकर सूचनाओं ज्ञान की साझी धरोहर के रूप में आगे बढ़ रही है। आज ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज सहित दुनिया के अच्छे विश्वविद्यालयों के स्तरीय व्याख्यान, पाठ्य सामग्रियां, जर्नल्स, पत्रिकाओं में छपे लेख सब कुछ इंटरनेट पर उपलब्ध है। भारत में भी IIT और दूसरे अच्छे संस्थानों के लेक्चर, पाठ्य सामग्रियां भी ऑनलाइन उपलब्ध है। केंद्र सरकार ने इस वर्ष बजट में 100 कॉलेजेस को ऑनलाइन शिक्षा के बारे में प्रावधान किया है। भविष्य में इनकी संख्या बढ़ेगी। जाहिर है यह कहावत नो नॉलेज विदाउट कॉलेज अब अर्थ होने की कगार पर है। इतिहास साक्षी है कि कई बार ऐसे झटकों से दुनिया बदली है। कहते हैं कि चीनी लिपि में खतरा और चुनौती एक ही तरह से लिखा जाता है, और कोरोना तो साक्षात महामारी है और इसका सामना इसे चुनौती मानकर ही किया जा सकता है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आज ऑनलाइन शिक्षा धीरे धीरे पारंपरिक शिक्षा का स्थान लेती जा रही है, परंतु सही मायने में क्या ऐसा संभव है?
एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम इसी पर चर्चा करेंगे। इससे पहले अब मैं आपको हमारे आज के जो विशेषज्ञ और अतिथि हैं और निर्णायक भी हैं, उनका परिचय संक्षेप में देना चाहती हूँ। हमारे साथ हैं डॉक्टर गुंजन बंसल। आप बैकुंठी देवी कन्या महाविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। आपने सेंट जॉन्स कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और KMI से हिंदी में MA किया। आपने नेट JRF से हिंदी में PhD की। 2004 में आयोग द्वारा आपकी नियुक्ति BVM बाह में हुई और 2011 में बैकुंठी देवी ट्रांसफर हुआ। आपके अब तक लगभग 10 शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। विभिन्न सेमिनार में आपने शोध पत्र प्रस्तुत किए हैं और रामविलास शर्मा जी के चिंतन पर आपकी एक पुस्तक प्रकाशित होने के लिए तैयार है। आपको कविताएं लिखने का भी बहुत शौक है। संस्थान आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करता है और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। हमारे दूसरे अतिथि हैं डॉक्टर ललित उपाध्याय। आप ज्ञान महाविद्यालय अलीगढ़ के समाजशास्त्र विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और महाविद्यालय में जनसंपर्क अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। आप NSS के कार्यक्रम अधिकारी व मुख्य अनुशासन अधिकारी भी रह चुके हैं। आपकी 12 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। देश के प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में विभिन्न विषयों पर आपके 400 से ज्यादा लेख छप चुके हैं। जनवरी 2020 में मुंबई की एक संस्था द्वारा ऑथर ऑफ ईयर रीडर्स चॉइस का सम्मान भी आपको प्राप्त हुआ है। आपको सर्वश्रेष्ठ प्राध्यापक के रूप में जिलाधिकारी, मंडल आयुक्त लखनऊ व नई दिल्ली के अधिकारियों द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है। कविता व साहित्य लेखन में आपकी विशेष रुचि है। आप उड़ान सोसाइटी अलीगढ़ से पिछले 10 वर्षों से जुड़े हैं। आपने लगभग 8 सेमिनार में अपने शोध पत्र भी प्रस्तुत किए हैं। आप विभिन्न कार्यक्रमों तथा प्रतियोगिताओं के निर्णायक मंडल में सदस्य भी रह चुके हैं। संस्थान के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपके संस्थान आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। एक बार फिर से इस कार्यक्रम में सभी का हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। थैंक यू सो मच मैम, हमारे जजेस से हम सबको परिचय कराने के लिए थैंक यू। अब मैं हमारे महाविद्यालय के निदेशक रविकांत चावला सर से अनुरोध करूंगी कि आज के कॉम्पिटिशन से संबंधित हमारे बच्चों को कुछ शब्द कहें, उन्हें मोटिवेट करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सबसे पहले मैं डॉक्टर ललित उपाध्याय जी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपने व्यस्त समय में से यहाँ पर हम लोगों को समय दिया और बच्चों को जो आज कॉम्पिटिशन होने जा रही है उसके निर्णायक मंडल के रूप में हम लोगों को समय दिया। संत रामकृष्ण कन्या महाविद्यालय में 3 महीने से लॉकडाउन में लगातार एक्टिविटीज कर रहा है, लगातार पढ़ा रहा है, जिसमें अभी डॉक्टर्स को हम लोगों ने 4 डॉक्टर्स को लेकर और पब्लिक के जो क्वेश्चन आंसर थे वो ऐसे अपने लाइव करने का प्रयास किया। वाद विवाद प्रतियोगिता में अभी 12 बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, 2 बच्चे करके आएंगे और उनको हमारे निर्णायक मंडल सुनेंगे और उसी को जो सुनेंगे उससे वो प्राइज दिया जाएगा बच्चों को जो आप लेंगे किस तरीके से पार्टिसिपेशन किया। क्योंकि आज का ऑनलाइन एजुकेशन की समय को देखते हुए बढ़नी चाहिए, किस तरीके से बढ़नी चाहिए, क्या होना चाहिए, ये हम सभी को मिलकर के डिसाइड करना है। तो ज्यादा समय नहीं लूंगा, धन्यवाद दूंगा प्रिंसिपल मैम का, डॉक्टर ललित जी का, डॉक्टर गुंजन जी का, हमारी कोऑर्डिनेटर मैम का कि वो ऐसे कार्यक्रम समय समय पे करते रहते हैं, हमें याद करते रहते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे संस्थान के लिए। धन्यवाद सभी का और आशा करता हूँ कि कार्यक्रम बहुत अच्छा चले और सभी इसमें अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट करें।
थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अब हम ज्यादा समय नहीं लगाते हैं, शुरुआत करते हैं। तो आज के डिबेट में सबसे पहले जो पार्टिसिपेट करने जा रही हैं बीकॉम थर्ड ईयर की स्टूडेंट हैं प्रिया गुप्ता। तो मैं प्रिया गुप्ता को इनवाइट करती हूँ कि वो अपने विचार व्यक्त करें प्रतियोगिता की सफलता में। प्रिया गुप्ता। नमस्कार, मैं प्रिया गुप्ता, बीकॉम थर्ड ईयर की छात्रा। आज आप सबके समक्ष प्रतियोगिता प्रस्तुत करना। लॉकडाउन के बाद अब हमारा देश अनलॉक की स्थिति में है। लॉकडाउन ने हमारे देश के कई महत्वपूर्ण क्षेत्र पर प्रभाव डाला। इसमें से एक क्षेत्र था शिक्षा। जहाँ आज तक हम पारंपरिक तौर से शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, वहीं अब हम ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। पर मन में सवाल भी उठता है, क्या ऑनलाइन शिक्षा हमारी पारंपरिक शिक्षाओं का स्थान ग्रहण कर सकती है? मेरे अनुसार इसका उत्तर है हाँ। हमारे देश में कई बच्चे छोटे शहरों से बड़े शहरों की ओर शिक्षा के लिए पलायन करते हैं। हम ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से इस पलायन को कम कर सकते हैं। साथ ही साथ बड़े शहरों में जैसे मकान के किराए, खाने पीने आदि के खर्चों में भी कमी ला सकते हैं। जैसे कि हम सबको पता है, हमारा प्यारा भारत त्योहारों का देश माना जाता है एवं इसमें कई चुनावी कारणों या मौसमी कारणों से शिक्षा की नियमितता में बाधा आती रहती है। एवं कुछ वर्षों से इसमें प्रदूषण भी एक बड़ी बाधा बनता है। हम ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से इस बाधा को रोक सकते हैं। साथ ही साथ इससे न केवल हमारी शिक्षा नियमित होगी, इससे हमारी शिक्षा के स्तर में भी सुधार आएगा। अब जब वर्चुअल कक्षाओं का चलन तेजी में है, तो हमारे देश में भी आवश्यकता है कि अपने शिक्षा के तौर तरीकों में बदलाव लाए हैं। शिक्षा के दो स्तंभ होते हैं, ज्ञान और समझ। हम वर्चुअल कक्षाओं के माध्यम से किसी भी बच्चे या किसी भी शिक्षक की समझ में तो बढ़ावा कर ही सकते हैं। साथ ही साथ इसमें किसी भी एक विषय के बहुत से टीचर्स उपलब्ध होते हैं, जिससे हम उनके ज्ञान ले सकते हैं। इससे न केवल हमारी समझ और ज्ञान दोनों में सुधार आएगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत से प्लेटफॉर्म ऐसे होते हैं जो हमें मुफ्त में शिक्षा प्रदान करते हैं। साथ ही साथ इसमें से कुछ प्लेटफॉर्मों पर हमें कुछ फीस देनी पड़ती है, जो फीस हमारी स्कूल की फीस से कई गुना कम होती है। इससे हमारे देश के गरीब बच्चों को पढ़ने में सहायता प्रदान होगी। साथ ही साथ इससे उन्हें शिक्षा प्राप्त होगी, वह अपने भविष्य को भी सुधार पाएंगे। आज से कुछ समय पहले हमें बैग के वजन के कारण बच्चों में कुछ कमर में दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, ऐसी परेशानियों के बारे में पता चला। हम वर्चुअल कक्षाओं के माध्यम से इस परेशानी से अपने बच्चों को बचा सकते हैं। साथ ही साथ इसमें हम घर बैठे किसी भी समय शिक्षा भी ग्रहण कर सकते हैं। बस अब मैं अंत में यही कहना चाहूंगी कि बदलाव ही प्रकृति का नियम है और अब समय आ गया है कि टाइम हो चुका है। धन्यवाद। थैंक यू प्रिया, आपने बहुत अच्छे से अपने विचारों को व्यक्त किया। अब हमारे साथ जुड़ रही हैं प्रांशी जादौन, ये भी बीकॉम थर्ड ईयर की स्टूडेंट हैं। तो प्रांशी, मैं अनुरोध करती हूँ तुमसे कि अपने विचार व्यक्त करें। नमस्कार, मैं प्रांशी जादौन आपके समक्ष विषय के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत कर रही हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं, ज्वलन समस्या ऑनलाइन शिक्षा ने न केवल शिक्षकों तथा अभिभावकों के लिए भी एक बहुत बड़ी समस्या सामने आ खड़ी हुई है। कोविड-19 ने आज पूरे विश्व की सामान्य व्यवस्था को परिवर्तित कर दिया है। इसके चलते शिक्षक व अभिभावकों का सीधा संपर्क संभव नहीं है। इसीलिए ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली का प्रारंभ हुआ, जिसके माध्यम से विद्यार्थी घर बैठकर अपने मोबाइल फोन की मदद से शिक्षा संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। परंतु यह योजना सूरज को दिया दिखाने के समान है। शिक्षक व विद्यार्थी जब कक्षा में बैठकर
ज्ञान की प्राप्ति करते थे, मानसिक एकाग्रता से जो ज्ञान की प्राप्ति का विकल्प था वह इस योजना ने बिल्कुल समाप्त कर दिया है। इतना ही नहीं, शिक्षक व विद्यार्थी के बीच दूरी बढ़ती जा रही है। शिक्षा प्राप्त करना मानो चलते के नाम गाड़ी के समान हो गया है। ग्रामीण क्षेत्रों ने नेटवर्क संबंधी समस्या को, इस परेशानी को और बढ़ा दिया है। मुझे तो ऐसा प्रेरित होता है जैसे शिक्षण संस्थाओं ने अपनी यह जिम्मेदारी माता पिता के सर लाद दी है। छोटे छोटे बच्चे जब मोबाइल फोन पकड़ कर बैठते हैं तो माता पिता को ना चाहते हुए भी अपना महत्वपूर्ण कार्य छोड़ के बच्चों के साथ ऑनलाइन रह के समय व्यतीत करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, प्रयोगात्मक शिक्षा, ऑनलाइन शिक्षा कभी सफल हो ही नहीं सकता, क्योंकि डिस्कनेक्ट हो गए। कोई बात नहीं, अभी कनेक्ट हो जाएंगे वो। प्रियांशी शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं, हम उनको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ प्रियांशी, आप जुड़ चुकी हैं, कंटिन्यू करिए। मैम, प्रयोगात्मक शिक्षा यानी ऑनलाइन शिक्षा कभी सफल हो ही नहीं सकती, क्योंकि विद्यार्थियों की जिज्ञासा व विद्यार्थियों के अनगिनत प्रश्न ऑनलाइन शिक्षा द्वारा संभव हो ही नहीं सकते। अब मैं अपनी साथी बहनों का ध्यान एक तरफ केंद्रित करना चाहूंगी। नामचीन समाचार पत्र द्वारा किए गए सर्वे के मुताबिक भारत के 50 करोड़ उपभोक्ता स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं। तो अब मैं अपनी बहनों से यह पूछना चाहूंगी, यह जो आंकड़ा है वह भारत की जनसंख्या से भी कम है। तो मुझे ये बताइए कि जिनके पास स्मार्टफोन उपलब्ध नहीं है वह इस सुविधा का किस प्रकार लाभ उठा सकते हैं। इतना ही नहीं, छोटे छोटे बच्चे जिनको माँ बाप फोन नहीं देना चाहते थे, अब वही माता पिता मजबूर हो गए हैं बच्चों को 4-5 घंटे मोबाइल फोन देने के लिए, जिससे वह ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर सके। इतना ही नहीं, बच्चों का स्वास्थ्य व बच्चों की आंखें इससे प्रभावित हो रही हैं। समय समय पर टूटने वाले नेटवर्क से मानसिक तनाव पैदा होता है। बच्चों की दिनचर्या व बच्चों का खान पान व बच्चों का स्वास्थ्य व बच्चों की आंखें इतनी देर तक ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करने से वह सब इससे प्रभावित हो रही हैं। मैं अपने प्रशासन से मांग करती हूं कि वह इसके लिए कोई दूसरा विकल्प ढूंढे, जिससे विद्यार्थियों का स्वास्थ्य व शिक्षकों का सम्मान कायम रहे। हाय कोविड-19, तूने ये क्या कर दिया। हाय कोविड-19, तूने ये क्या कर दिया। कोमल मस्तिष्क में ऑनलाइन धर दिया। रो रहे हैं बच्चे, अभिभावक है परेशान। शिक्षा ऐसे बट रही जैसे मुफ्त राशन की दुकान। आओ मिलकर ढूंढे कुछ ऐसा समाधान, विद्यार्थी रहे स्वस्थ और शिक्षकों का बचे सम्मान। धन्यवाद। बहुत अच्छा प्रियांशी। अब हमारे साथ जुड़ रही हैं साक्षी सिंगल और आशी अग्रवाल। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करूंगी आशी अग्रवाल को, वो अपने विचार व्यक्त करें। गुड आफ्टरनून जजेस, टीचर्स। मैं आशी अग्रवाल आज के विषय के फेवर में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूंगी। कोरोना वायरस के चलते बोलो बेटा। मैम, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आप बोलिए। मैम, आवाज आ रही है? कंटिन्यू करिए आप, आ रही है साउंड। हाँ मैम, मैं स्टार्ट कर रही हूँ, बीच में रुक गया था। नहीं, आप शुरू करिए। हाँ, मैं आशी अग्रवाल आज के विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूंगी। कोरोना वायरस के चलते स्कूल कॉलेज सभी बंद पड़े हैं और ना जाने कब खुलेंगे। तो क्या हम लोग घर पर बैठे रहें, अपने बच्चों को पढ़ाना छोड़ दें? इसलिए ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की गई हैं, जो हमारी पारंपरिक शिक्षा यानी कि स्कूल जाकर क्लासरूम में बैठकर पढ़ने से कई मायनों में अलग है। और आज के वर्तमान स्थिति को देखते हुए ये बहुत ही सही विकल्प है। ऑनलाइन शिक्षा है क्या? घर पर बैठकर फोन लैपटॉप के द्वारा पढ़ाई करना ही ऑनलाइन शिक्षा है। मार्च से स्कूल बंद है और ना जाने कब खुलेंगे, तो क्यों हम स्कूल खुलने का इंतजार करें? याद रखना, इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। ऑनलाइन शिक्षा बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है। आप जहां चाहे जैसे चाहे बैठकर पढ़ सकते हैं। आपको ड्रेस पहनकर तैयार नहीं है, समय की बचत होती है और शारीरिक ऊर्जा की भी बचत होती है। ऑनलाइन क्लासेस में जो वीडियोस और ऑडियोस प्रोवाइड कराई जाती हैं, बच्चा उन्हें देखकर बार बार समझ सकता है और सीख भी सकता है, जबकि क्लासरूम में सिर्फ एक बार ही चैप्टर को डिटेल में समझाया जाता है, बार बार नहीं समझाया जाता। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो टीचर्स के सामने अपने मन की बात को नहीं रख पाते, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में बच्चा टीचर के साथ ज्यादा संपर्क में रहता है और वह बिना झिझके अपने मन के सवालों को पूछ सकता है।
जब बच्चे के डाउट्स क्लियर होंगे तो वो चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ पाएगा। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, हमें शिक्षा लेना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं तो आप उसकी पूरी पीढ़ी को शिक्षित करते हैं। मेरे विपक्षी साथी इसके अगेंस्ट में हैं। वो कहते हैं कि छोटे बच्चे ऑनलाइन शिक्षा से कैसे सीखेंगे। तो मैं पूछती हूँ, जो ये बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में मोबाइल चलाने से मना कर रहे हैं, सीख नहीं पाएंगे, क्या वो गैजेट्स चलाना नहीं जानते? अगर उनके पेरेंट्स उन्हें सिखाएंगे तो वो क्यों नहीं सीख पाएंगे? माना कि मोबाइल ज्यादा यूज करना हानिकारक है, लेकिन एक रिसर्च के मुताबिक लगातार 2 घंटे फोन पर पढ़ाई करने से बच्चों को कोई हानि नहीं होती। इसलिए क्लास ब्रेक लेकर स्टार्ट की जाए। और नेटवर्क प्रॉब्लम आजकल बहुत बड़ा इश्यू बन रहा है, क्यों ना स्टेट लेवल पे या अपने कि बच्चे पढ़ पाए। भारत में सालों में ऑनलाइन क्लासेस का चलन 2 गुना हो गया है और बहुत सारी ओपन यूनिवर्सिटीज डिस्टेंट लर्निंग कोर्सेज करवा रही हैं, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिससे आप दुनिया बदल सकते हैं। आज यूएस, यूके, साउथ कोरिया, हर जगह ऑनलाइन क्लासेस का चलन है और ये सारी ही विकसित देश हैं। भारत की 135 करोड़ की आबादी में 42% लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 4 से 25 वर्ष की है। ये 42% लोग अगर लॉकडाउन के बीच में नहीं पढ़ते तो क्या करते? खाली दिमाग शैतान का घर होता है, इसे शिक्षा के धान से भरा जाए। अंत में मैं तो यही कहूंगी, ऑनलाइन स्कूल सबसे ज्यादा कूल। धन्यवाद। बहुत अच्छा आशी, अपने बहुत अच्छे से अपने विचारों Thank को you, व्यक्त ma'am. किया। अब हमारे साथ जुड़ रही है क्षमा शर्मा, जो डीएलएड की स्टूडेंट हैं। क्षमा, आप अपने विचार व्यक्त करें। अपना माइक और कैमरा ऑन कर लीजिए। क्षमा, आप सुन पा रही हो? माइक और कैमरा आप अपना ऑन कर लीजिए। नेक्स्ट को कनेक्ट करें क्या? दूसरे स्टूडेंट को करते हैं। क्षमा शायद हमसे कनेक्ट नहीं हो पा रही है, कोशिश करते हैं, वो बाद में बोल लेंगी। कोई दूसरे स्टूडेंट को हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हो गए? क्षमा, आप सुन पा रहे हो? ठीक है, ये पक्ष में बोलो, किसी भी स्टूडेंट का कर दो। चलो इसको कर दे। मनीषा वर्मा, आप सुन पा रहे हैं? यस मैम। हाँ बेटा, आप अपना विचार व्यक्त करिए। ओके। माननीय शिक्षागण और माननीय निर्णायक सदस्यों को मेरा नमस्कार। मैं मनीषा वर्मा, बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ। आज के वाद विवाद के शीर्षक के पक्ष में मैं अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूंगी। 1993 में पारंपरिक शिक्षा के तहत एक बदलाव की कोशिश की गई। यूएसए के एक शहर में इलिनॉइस के विश्वविद्यालय ने इंटरनेट वेब ब्राउजर की शुरुआत की। उसी के निर्माण के साथ साथ ऑनलाइन शिक्षा की भी शुरुआत हुई। फिर 2006 में भारत में इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन शिक्षा की शुरुआत करी। इसी के साथ साथ आज 2020 में आते आते टेक्नोलॉजी के बढ़ते स्तर के साथ साथ ऑनलाइन शिक्षा पूरे विश्व में प्रचलित हो चुकी है। अगर हम बात करें 2020 की, तो कोविड-19 के चलते इस कोरोना वायरस के दौरान हमारे पूरे विश्व के लोगों के दिनचर्या, उनके कामकाज और उनकी देश की अर्थव्यवस्था ही नहीं बल्कि विद्यार्थियों की शिक्षा पर भी बहुत प्रभाव पड़ा है। विद्यार्थियों की अगर पारंपरिक शिक्षा को ही ध्यान में रखा जाता और उसी के समक्ष अगर कोई भी निर्णय विद्यार्थियों की पढ़ाई से समक्ष नहीं लिया जाता तो आज विद्यार्थियों की पढ़ाई पे बहुत नुकसान होता। इसीलिए विद्यार्थियों की वर्तमान और उनकी भविष्य की पढ़ाई पे कोई नुकसान ना हो, ऑनलाइन शिक्षा सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में उसको बढ़ावा दिया गया।
ऑनलाइन शिक्षा एक ऐसा परिवर्तन लेकर आया है पारंपरिक शिक्षा में, एक इतना बड़ा बदलाव लेकर आया है जिससे विश्व के सारे विद्यार्थी नए नए पाठ्यक्रमों को ऑनलाइन शिक्षा द्वारा अच्छी तरह से सीख सकते हैं। ऑनलाइन शिक्षा के बहुत से लाभ हैं, उनमें से कुछ लाभ मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। पहला ये कि हम अपनी आत्मगति से सीख सकते हैं, मतलब अगर हम अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और अगर हमें कुछ दूसरा पाठ्यक्रम सीखना है तो हम ऑनलाइन शिक्षा के द्वारा उस पाठ्यक्रम को सीख सकते हैं। दूसरा लाभ है समय प्रबंधन। इसके मतलब ये है कि अगर हम अपनी पढ़ाई के साथ साथ कोई नौकरी भी कर रहे हैं और हम लगातार विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं तो हम ऑनलाइन कक्षाओं के द्वारा अपने पाठ्यक्रमों की पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं। तीसरा लाभ ये है कि हम इसकी सुविधाजनक पढ़ाई भी कर सकते हैं, मतलब अगर हम किसी दूसरे देश के विद्यालय से कोई डिग्री हासिल करना चाहते हैं और हम वहां नहीं जा पा रहे हैं तो ऑनलाइन शिक्षा, ऑनलाइन कक्षाओं के द्वारा हम अपनी पढ़ाई और अपनी डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। अंत में मैं अपने विचारों के साथ यही कहना चाहूंगी कि ऑनलाइन शिक्षा ने पारंपरिक शिक्षा में एक बहुत बड़ा बदलाव लाया है, जिसने छात्राओं को एक सीखने की एक नई गति और सीखने का एक नया जुनून प्राप्त किया है। धन्यवाद। बहुत अच्छा मनीषा, आपने अच्छे से विचारों को व्यक्त किया। अब हमारे साथ जुड़ रही हैं क्षमा शर्मा, कनेक्ट हो गई हैं। क्षमा, अपना कैमरा ऑन करिए और अपने विचारों को व्यक्त करिए। क्षमा फिर से नहीं कनेक्ट हो पा रही है। अब हमारे साथ जुड़ रही है कोमल गुप्ता, आप अपने विचारों को व्यक्त करिए। माइक ऑन कर लीजिए कोमल। कोमल शुरू करिए, आप माइक ऑन करिए अपना बेटा। क्षमा, साउंड आ रही है आपको? यस मैम। क्षमा, आप अपना शुरू करिए बेटा, आप डिस्कनेक्ट हो रहे हो बार बार। सभी को मेरा नमस्कार। मैं क्षमा शर्मा, DLED सेकंड सेमेस्टर से। जैसा कि आज का हमारा विषय है कि वर्तमान समय में पारंपरिक शिक्षा सही विकल्प है या नहीं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज पूरा देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, तो ऐसी शिक्षा में काफी परिवर्तन आया है। यह परिवर्तन सफल भी है और जहाँ हम देखें काफी समस्याएं सामने आई हैं, तो मैं इन समस्याओं को आपके सामने पेश करना चाहूंगी। छात्रों में व्यवहारिकता का अभाव, जैसा कि हम जानते हैं कि आज के समय में तेजी से हम ऑनलाइन की तरफ बढ़ रहे हैं, पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि बच्चों में व्यवहारिक गुण और ज्ञानात्मक परिवर्तन और बोधात्मक, क्रियात्मक, ये सारी भावनाएं हम पारंपरिक शिक्षा से ही व्यक्त कर सकते हैं और उनमें अग्रसर कर सकते हैं। बालक की पहली सीढ़ी अनुशासन होती है और दूरस्थ शिक्षा अनुशासन रहित होती है और पारंपरिक शिक्षा अनुशासन रहित होती है। तो ऐसे में हमें नहीं भूलना चाहिए कि और दूरस्थ शिक्षा उनके दृष्टिकोण का अभाव भी पाया जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत में अधिकांश जनसंख्या गांव में निवास करती है, जहाँ तक उन पर अभी पारंपरिक शिक्षा के प्रति लोग वर्तमान समय में भी पूर्ण रूप से जागरूक नहीं हो पाए। तो ऐसे में दूरस्थ शिक्षा का अभाव काफी देखने को मिलता है और इसमें पृथकता का भी अभाव पाया जाता है। जैसा कि हम देखते हैं कि छात्र सहपाठियों से दूर रहते हैं, उनमें समन्वय स्थापित नहीं हो पाता है, तो यह बात कभी कई जाती है और गुणवत्ता का भी अभाव पाया जाता है। इसमें दूर अध्यापकों में कौशल की समस्या आती है और शिक्षण सामग्री की भी कभी सहयोग नहीं मिल पाता है। और इसकी सबसे बड़ी समस्या है संचार माध्यमों की कमी। सबसे बड़ी समस्या यही सामने आती है क्योंकि दूरस्थ शिक्षा जो है वो डिजिटल माध्यमों के द्वारा दी जाती है और जब यही माध्यम हमारे पास नहीं होंगे तो हम इस शिक्षा को ग्रहण नहीं कर सकते पूर्ण रूप से। और शिक्षा संबंधी समस्याएं भी हम देखते हैं, जैसे कि अधिकांश शिक्षकों को ऑनलाइन पढ़ाने में काफी दिक्कतें आती हैं, उनका जो आत्मविश्वास होता है वो भी कम होता है। जब शिक्षक में आत्मविश्वास कम होगा तो छात्र में तो ऑब्वियसली आएगा ही आएगा। तो ये सबसे बड़ी समस्या होती है। और छात्र संबंधी समस्या भी हम अगर देखें तो कुछ विषय व्यवहारिक होते हैं, जैसे कि गृह विज्ञान, कला, हस्तशिल्प, यह केवल हम छात्र के साथ ही सीख सकते हैं, जैसे हाथ पकड़कर सिखाना आदि। ये सारी जो है ये सारी प्रयोगशाला में ही ये विषय जो है संभव होते हैं। तो दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से ये संभव ही नहीं है। और कुछ महत्वपूर्ण तत्व जैसे कि महात्मा गांधी जी ने कहा है, पारंपरिक शिक्षा जिसमें हम
विद्यार्थी को या छात्र को उसके शरीर, उसकी आत्मा का उत्कृष्ट विकास केवल पारंपरिक शिक्षा के द्वारा ही देख सकते हैं, ना कि दूरस्थ शिक्षा के, क्योंकि हमारा शिक्षा का जो उद्देश्य है वो है सर्वांगीण विकास करना, और वह पारंपरिक शिक्षा के द्वारा ही आएगा, ना कि दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से आएगा। और जैसा कि हम देखते हैं कि एक जैसे कि अच्छे पौधे के विकास के लिए अच्छी खेती आवश्यक होती है, उसी प्रकार से एक अच्छी शिक्षा के लिए पारंपरिक शिक्षा का ज्ञान होना भी अति आवश्यक है। और जैसे कि दूरस्थ शिक्षा में हम किसी भी शिक्षा संबंधी जो है। आपका टाइम कंप्लीट हो गया। ओके मैम। अब मैं कोमल राजपाल को इनवाइट करती हूँ कि वो अपने विचारों को व्यक्त करें। कोमल राजपाल। Good afternoon, respected judges, faculty members, my worthy opponent, and the audience. I'm Komal Rajpal from BSc second year. I would like to thank you to take interest in the subject of that online education can be an alternative to traditional or conventional education. So, with your permission, I would like to begin. When we were kids and used to go to school, at the time we used to be more excited for the computer classes rather than the traditional or conventional lectures by teachers. We young generation are technology enthusiasts. With all the technological advancements all over the world as well as in India, I think that the combination of modern technology and modern education can be the best way to enhance the learning and the teaching strategies. Now, looking at the current situation of coronavirus pandemic that is globally spread, it has forced every nation to find alternative of all the working methods that are being currently used, and the same applies to the education sector as well. Our honorable Prime Minister has envisioned transforming India through by harnessing all the digital technologies through Digital India Initiative, as you all know about it, and also, moreover, the Human Resource Development Ministry is coming up with new educational applications and platforms day by day. Moreover, telecom industry is also booming and increasing its network capacity. So all these things are altogether facilitating the online education in India. Now, why online education is preferable than conventional or traditional education? Firstly, it is inherently flexible. One can learn from anywhere at any time. Then convenience. It is convenient not only for the students to learn, but for teachers, researchers, and the working professionals who have to take care of their jobs and want to get an additional degree or diploma. As well, it is very good for mothers who have taken a break from their education and have to take care of their families, as well as they are keen or eager to learn and continue their education. So online education or distance learning by computer is the best way or the best option available. And then the last thing is accessibility. I would like to quote the words of Nobel laureate Mr. Abhijit Banerjee. He told that a person sitting even in the remote area can have who is having just a device like smartphone and internet connectivity in his hands can access the world-class education from top institutes like MIT as well. So all these things are the benefits and which make the traditional or conventional education preferable. कोमल, आपका टाइम कंप्लीट हो गया है। We should welcome this change. Thank you. बहुत अच्छा कोमल। अब हमारे साथ नेक्स्ट पार्टिसिपेंट हैं, वो जुड़ रही हैं। सुधा कहाँ गए? सुधा, आप अपना कैमरा और माइक को ऑन कर लीजिए। सुधा चौधरी। यस मैम। सर्वप्रथम मैं आदरणीय सभी शिक्षक गणों को नमस्कार करती हूँ। मैं सुधा चौधरी DLED चतुर्थ सेमेस्टर की छात्रा। जैसा कि आज का विषय है कि ऑनलाइन शिक्षण क्या वर्तमान समय में पारंपरिक शिक्षा का बेहतर विकल्प है, तो हाँ, हम कह सकते हैं कि बेहतर। इसके समक्ष मैं अपने तर्क के आधार पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ।
हमने पढ़ा है कि जो प्राचीन समय में जो शिक्षा थी वो गुरुकुल की शिक्षा थी, और आज के समय में जो हम शिक्षा देख रहे हैं उसमें काफी परिवर्तन हुआ है। अगर हम प्राचीन समय से वर्तमान समय की शिक्षा का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो उसमें हम पाते हैं कि काफी सारे चेंजेस आए हैं, और हमें समय के अनुसार, इससे हमें पता चलता है कि समय के अनुसार आवश्यकता के अनुरूप ही परिवर्तन की मांग प्रकट होती है। जैसे कि कोविड-19 की जो महामारी है हमारे देश में, पूरे विश्व में फैली हुई है, उसको देखते हुए हम जान सकते हैं कि हम शिक्षा को किस प्रकार नियमित रूप से अपने शिक्षा को बालक के जीवन में कैसे ला सकते हैं। तो जो आज ही बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी जी ने कहा है कि जो शिक्षक हैं उन्हें ऑनलाइन शिक्षण प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वह सभी जो शिक्षा है उसे नियमित रूप से दे सकें। ऑनलाइन शिक्षा ऑनलाइन जो शिक्षा है वर्तमान समय की मांग है, और मांग के अनुसार चलना ही बेहतर होता है। ऑनलाइन शिक्षा वर्तमान समय में बेहतर विकल्प उभर कर सामने आया है। ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली कई नेटवर्क का उपयोग करके शिक्षकों और छात्रों दोनों के विचारों और जानकारियों का आदान प्रदान करने की अनुमति देता है। और हम जानते हैं कि जो परंपरागत जो शिक्षा होती है वह जो शिक्षा है वो वो पुस्तकी शिक्षा से ज्यादा जुड़ी हुई है। हमें कार्य पुस्तिकाओं की आवश्यकता, और हम जानते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण इतना बढ़ रहा है, पेड़ों का इतना अत्यधिक कटान होता है, और हम जो प्रदूषण है हम पेपर का जो निर्माण होता है वह पेड़ों के द्वारा होता है, और पेड़ों के अत्यधिक कटान से हमारे जो पर्यावरण है उसको हानि पहुंचती है। तो उसको देखते हुए हमें ये जो परंपरागत शिक्षा है उससे बेहतर ऑनलाइन शिक्षण प्रणाली अधिक बेहतर पता चलता है। कोई भी चीज 100% सही नहीं होती है, लेकिन उसका लाभ तो उपयोगिता पर निर्भर करता है। जो हमारे जो ऑनलाइन शिक्षा है उसमें जो दिव्यांग जो भाई बहन है वो अपने सही से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। जो उन्हें आने जाने में परेशानियां होती हैं, यातायात में जो असुविधा होती है, उन परेशानियों को टाइम कंप्लीट हो गया है। सुधा, आपका टाइम कंप्लीट। जी मैम, धन्यवाद। अब हमारे साथ जुड़ रही है नेक्स्ट पार्टिसिपेंट कोमल गुप्ता। कोमल गुप्ता, आप अपने विचारों को व्यक्त करिए प्लीज। यस मैम। Good afternoon, everyone. My name is Komal Gupta from Science Sant Ramkrishna Kanya Mahavidyalaya. Today I am here to express against the motion. Before starting, I would like to say thank you to all teachers for giving me this wonderful opportunity to speak and express my views. According to me, I think online education is not right alternative to traditional education at the present time. Traditional teaching has been around for thousands of years. We don't recommend shutting down schools or colleges and conducting only online classes. Traditional offline education has its own benefits like face-to-face interaction, personal inter-skills, and group learning, which are essential to develop overall students. Also pointed that online classes can't replace the fun and excitement offered by the schools or colleges. Online classes must make the children lazy, as would sit and watch. I think the student remain active only when she is in the school and classroom.
Sitting on a laptop and interacting with teacher will not be comfortable for the student. Consider that also 73% of Indians or 912 million do not have internet access. India has 1.02 billion mobile subscription, but only 15% have broadband internet. And slow internet speed is the biggest failure of Indian learning. Doubt can be not clarified instantly also. There are many problems by online classes. Also eyes effect. Now I feel I should stay here now. Thank you for having me here. ओके ओके कोमल गुप्ता, बहुत अच्छा। अब हमारे साथ जुड़ रही है अगली पार्टिसिपेंट साक्षी सिंघल। साक्षी, आप अपने विचारों को व्यक्त करिए। Yes, ma'am. Good morning, good afternoon to esteemed judges, teachers, and my dear friends. My name is Sakshi Singhal, and I am from BSc Second. Today I am going to put my views in again. In current situation, many of the institutions switch to online education. But is online education as effective as we think? I don't think so, because now online education is just a substitute of traditional education. But it cannot replace traditional education, as the classroom learning are also remain the main, as discipline morals can be taught through it, and it is a better mode of imparting education and knowledge. The teacher-student relation can be best established in the class. The interaction and the question the student asks the instructor cannot possible in online interaction. Are we taking online classes seriously? No, because for many students, it is just merely a means to fulfill their courses. Not every student take online classes seriously, as they find it boring, and that's why there is a lack of willingness and desire to learn. Many students are not motivated in online classes. They are just completed their syllabus to receive credit for passing grades, but rather than genuinely engaging with the course material. Apart from this, there are many other drawbacks of the online education, like it distracts students, because when education lessons are done, they start solving other things, and hence the impact of learning is uncertain. Another one is that student doesn't have less interaction with their friends for group interaction regarding studies, and teacher cannot monitor the body language of the student and ensure their focus. Moreover, the access of internet is not healthy for students, because it diminishes the ability to retain and remember the information, and it also affects their eyes and ears. And the major disadvantage of online education is that it is not convenient for the economically weaker section, because in remote areas there are many people who doesn't own these mobile phones and gadgets, and which is a harsh reality. And the people who have these gadgets but doesn't own to pay the data packs, and many people suffer from network problem during their online lectures, and whenever the connection is lost, the class is missed. At last, I would like to say that I agree with the fact that it is the need of an art to conduct online classes, as the situation calls for it. But in my opinion, online education is not a good option for traditional education, because online education is not a promising educational opportunities as they are without. While traditional education helps students to learn skills and boost their self-confidence, and understanding the concept in classes are more easy. साक्षी, आपका टाइम कंप्लीट हो गया है। बहुत अच्छा साक्षी, बहुत अच्छा। अब हमारे साथ जुड़ रही है नेक्स्ट पार्टिसिपेंट आस्था गुप्ता और आरती चावला। तो सबसे पहले मैं आरती चावला को इनवाइट करूंगी को अपने विचारों को व्यक्त करें। आरती चावला। Yes, ma'am. Respected principal, maths teachers, and my dear friends, I am here to express my views on the against of the motion. Apart from economy, the coronavirus affected the most is our education system. Although schools and colleges have opted online education system, but
The question is online education is a suitable alternative to traditional classroom? According to me, no. As there are three main objectives of our education system, which are character building, progressive development of knowledge, and employment. In traditional classroom, knowledge is not only poured in front of the student, but also the process of character building is going on continuously. The students develop various qualities among them with their mutual interaction, like cooperation, coexistence, broad partnership, etc. But in online education, these qualities development are very limited. Development of these qualities is very less. And the second aim of education is progressive development of knowledge, which is possible to certain extent, as students are getting bookish knowledge, but they are deprived of their practical knowledge, especially in subjects such as science. Students are giving exams in objective format, due to which they are not able to provide their critical point of view. And the third aim of education is employment. A pure online degree is not much effective because companies are preferred practical knowledge in this current era in comparison to theoretical knowledge. And other than these issues, some other issues are internet connectivity and computer accessibility, because every student is not have the facility of the computer and internet connection, especially in remote areas. But now the question arises, is online education is rejected then? No, because it is suitable for working people who are not able to get regular education. And the students who are taking regular classes can enhance their knowledge and skill with this online education. In last, I only want to say that online education is a necessity in this corona crisis, but it is not a suitable alternative to this traditional classroom. Thank you. बहुत अच्छा आरती, बहुत अच्छे से अपने विचारों को व्यक्त किया आरती ने। अब हमारे साथ जुड़ रही हैं नेक्स्ट पार्टिसिपेंट नैन्सी अग्रवाल। नैन्सी, हाँ नैन्सी, आप सुन पा रहे हो? आप सुन पा रहे हो नैन्सी? अब सुन पा रहे हो आप? कोई बात नहीं, नैन्सी जब तक जुड़ रही हैं तब तक हमारे सामने अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए आ रही हैं आस्था गुप्ता। आस्था, आप अपने विचारों को व्यक्त करिए। जी मैम, शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसे आप दुनिया को बदलने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु क्या उस शिक्षा को प्राप्त करने का तरीका ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे कि विद्यार्थियों को भी पढ़ने में रुचि आए? नमस्कार, मैं आस्था गुप्ता, बीकॉम सेकेंड ईयर की छात्रा, आज आपके समक्ष ऑनलाइन शिक्षा के पक्ष में अपने कुछ विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। पूरी दुनिया में आजकल के इस इंटरनेट और डिजिटल दौर में तकरीबन सभी लोग हर एक गतिविधि के लिए 24 घंटे सातों दिन अपने स्मार्टफोन, लैपटॉप और टैबलेट पर ऑनलाइन तरीका अपना रहे हैं। ऐसे में शैक्षिक क्षेत्र भी पीछे नहीं रहा है। और अगर हम बात करें कोरोना वायरस के समय की, जब सभी स्कूल, कॉलेज, दफ्तर एवं पूरे भारत में लॉकडाउन है, ऐसे में ऑनलाइन कार्य करना और भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि इससे हम घर बैठे अपने संपूर्ण कार्य कर सकते हैं तथा अपनी शिक्षा भी प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान दौर में हमारे शिक्षक तथा विद्यार्थी अपने शैक्षिक तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रम, असाइनमेंट या क्रियात्मक कार्य के लिए काफी हद तक ऑनलाइन शिक्षा का सहारा ले रहे हैं। आजकल अधिकतर लोग पारंपरिक शिक्षा की बजाय ऑनलाइन शिक्षा को ज्यादा महत्वपूर्ण मानने लगे हैं। दरअसल इन दोनों ही शैक्षिक पद्धतियों के अपने अपने फायदे तथा नुकसान हैं। आज के जमाने में किसी भी केवल एक शैक्षिक पद्धति की तरफदारी करना किसी भी तरह की अक्लमंदी नहीं है, परंतु अगर हम बात करें ऑनलाइन शिक्षा की, तो इसका जो सबसे बड़ा फायदा है वह यह है कि इससे कभी भी कहीं भी पढ़ा जा सकता है तथा विद्यार्थी बेझिझक अपनी दुविधा का समाधान कर सकते हैं। ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से
विद्यार्थी अपने अनुसार पूरी दुनिया में से कोई भी शिक्षक चुन सकते हैं। इसमें पारंपरिक शिक्षा की भांति आवश्यक नहीं कि आपको किसी एक ही शिक्षक से पढ़ना होगा। एक रिसर्च के अनुसार दिसंबर 2019 तक भारत में स्मार्टफोन यूज करने वालों की संख्या लगभग 500 मिलियन से ज्यादा है। अगर इन आंकड़ों को देखें तो वर्तमान समय में ही नहीं बल्कि सामान्य स्थिति में भी ऑनलाइन शिक्षा एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकती है, क्योंकि आज भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां प्रारंभिक शिक्षा तक की भी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। अंत में अपने विचारों को समाप्त करते हुए मैं यही कहूंगी कि ऑनलाइन शिक्षा देश को विकसित देश बनाने में सहायक साबित हो सकती है। धन्यवाद। बहुत अच्छा आस्था, बहुत अच्छे ढंग से अपने विचारों को व्यक्त किया है आस्था ने। अब हमारे साथ जुड़ रही है नेक्स्ट पार्टिसिपेंट हम जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट बचे हैं बस। कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं वो स्टूडेंट, अभी मैं प्रयास कर रहे हैं, बस जल्दी से आपके सामने विचारों को व्यक्त करेंगी नैन्सी और विजय लक्ष्मी। नैन्सी हमारे साथ जुड़ चुकी है। नैन्सी आप अपने विचारों को व्यक्त करिए। मैम वॉइस क्लियर नहीं आ रही है आपकी। हाँ आ रही है बेटा, हमें समझ में आ रही है, आप बोलिए। ओके मैम स्टार्ट करूं? यस मैम स्टार्ट करूं? यस 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 ओके स्टार्ट करिए। कोरोना ने ये क्या कर डाला, कोरोना ने ये क्या कर डाला, किसी को कुछ समझ ना आया। अर्थव्यवस्था से लेकर शिक्षा व्यवस्था तक खराब कर डाला, पर जनाब ई लर्निंग समझ नहीं आया। नमस्कार, मैं नैन्सी अग्रवाल बीएड फर्स्ट ईयर की छात्रा आप सभी के समक्ष अपने कुछ विचार रखना चाहूंगी इन बातों पर कि क्या ऑनलाइन क्लासेस पारंपरिक शिक्षा का सही विकल्प है। मेरे हिसाब से आज देश में ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर पढ़ाई के साथ मजाक हो रहा है। अर्थव्यवस्था जैसा हम देख रहे हैं, अर्थव्यवस्था, सामाजिक जीवन, इसके बाद सबसे ज्यादा कोविड ने जो परेशानी क्रिएट करी है वो शिक्षा व्यवस्था के साथ करी है। लेकिन फिर भी कुछ कॉलेज, स्कूल गूगल क्लासरूम, जूम ऐप के जरिए पढ़ा रहे हैं, माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस का विकल्प अपना रहे हैं। पर प्रश्न ये उठता है, क्या ऑनलाइन क्लासेस वाकई में सही है? मेरे हिसाब से आज देश में कितने ऐसे छात्र हैं जिनके पास स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स है ही नहीं। तो जब है ही नहीं पढ़ने का जरिया और कंप्यूटर, स्मार्टफोन्स पर सब कुछ निर्भर कर दिया, जब है ही नहीं पढ़ने का जरिया और सब कुछ कंप्यूटर और स्मार्टफोन्स पे निर्भर कर दिया, तो कैसे समझ जिसने अपनी पढ़ाई, सब कुछ अपनी पढ़ाई पे न्यौछावर कर दिया। जैसा हम हाल ही में देख रहे हैं कि केरला की एक लड़की 9th क्लास की, जिसके पास कंप्यूटर और स्मार्टफोन्स कुछ नहीं था, उसकी पढ़ाई छूट जाती है, जिसकी वजह से वो आत्महत्या कर लेती है इस डर से कि आगे कहीं मेरी पढ़ाई ना छूट जाए। दूसरी बात ये कि कुछ बच्चे जिनके पास स्मार्टफोन्स है, उसमें से आधे जुड़ ही नहीं पाते नेटवर्क बाधाओं की वजह से। अब जो बच्चे जुड़ जाते हैं उनको भी कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि इस तरीके से पढ़ना ये चीज ना बच्चों के लिए सामान्य है, ना अध्यापक के लिए पढ़ाना सामान्य है। और छोटे बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अध्यापक को ज्ञान से ज्यादा पढ़ाने का तरीका आना चाहिए। और जैसे मैं अपने आसपास देख रही हूँ, कुछ बच्चे अपने माँ बाप से फोन तो ले लेते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन पढ़ते वक्त क्लास के समय अपना वॉइस और कैमरे को बंद कर देते हैं और गेम्स खेलते हैं और कुछ अनुचित साइट खोल लेते हैं, जो कि गलत है। इससे उनकी आंखों के साथ साथ उनके मानसिक स्थिति पे जो प्रभाव पड़ रहा है वो हम सोच भी नहीं सकते। इस पर सिर्फ मैं 2 बात कहना चाहूंगी कि बात अगर प्रोफेशनल डिग्रीज की हो तो अपना सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस, पर यदि बात छोटे बच्चों की हो तो जरा गौर से सोचिए साहिब।
क्योंकि सिर्फ यही कारण नहीं है, और भी इतने कारण हैं जो चिंता का विषय है। जैसे स्मार्टफोन्स अगर एक है और घर में बच्चे अनेक। और आज नैन्सी, भी आपका हमारे टाइम देश में कंप्लीट हो गया है। एक सर्वे के अपनी अंत बात में को मैं खत्म यही करिए। कहूंगी कि अंत में मैं यही कहूंगी कि शिक्षा का हमारे जीवन की सफलता का है मूल आधार। शिक्षा हमारे जीवन की सफलता का है मूल आधार। तो यूं ही पढ़ाकर उस पर ना करिए अत्याचार। धन्यवाद। बहुत अच्छा नैन्सी, बहुत ही अच्छे से अपनी स्पीच को दिया। और हमारे पार्टिसिपेंट पूरे हो चुके हैं। एक स्टूडेंट है वो हमसे जुड़ नहीं पाई हैं, कोई बात नहीं। तो हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं हमारे निर्णायक मंडल में डॉक्टर गुंजन बंसल मैम से कि वो हमारे बच्चों को अपने शब्दों से मोटिवेट करें। प्लीज गुंजन मैम। सभी को बहुत गुंजन बहुत मैम। नमस्कार। हाँ, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मैम, बिल्कुल आ रही है, आप बोलिए प्लीज। आपको मेरी हाँ जी मैम आ रही है। संत रामकृष्ण महाविद्यालय के माननीय प्राचार्य जी, डॉक्टर माननीय प्राचार्य जी, महाविद्यालय की समिति के माननीय सचिव महोदय और निर्णायक मंडल में मेरे साथी डॉक्टर ललित उपाध्याय जी, कार्यक्रम की संयोजक डॉक्टर योजना मिश्रा, कार्यक्रम के सुंदर सफल संचालिका निरोज यादव जी, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। वास्तव में सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करती हूँ आपकी संयोजिका डॉक्टर योजना मिश्रा जी का कि उन्होंने वहाँ निर्णायक मंडल में मुझे ये अवसर दिया कि मैं छात्राओं के इतने जो तार्किक विचार हैं उनको सुन सकूं और उन पर कुछ निर्णय ले सकूं, कुछ मंथन कर सकूं। और बहुत बधाई देती हूँ आपके महाविद्यालय को कि कोरोना काल में भी आपका महाविद्यालय निरंतर सक्रिय है और ऐसे प्रश्न जो अब निरंतर उठते रहेंगे और जिन पर हमें बहुत विचार और चिंतन करना है, जो हमारी शिक्षा पद्धति को एक दिशा देंगे, ऐसा विषय आपने चयनित किया इस वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए। निश्चित रूप से छात्राओं की प्रतिभागिता बहुत सुंदर रही, बहुत सुंदर शैली में, बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने तार्किक रूप से अपने विचारों को प्रस्तुत किया। विषय वास्तव में बहुत चिंतनीय है, गंभीर है, बहुत अधिक नहीं, बस दो तीन लाइनें में इस पर कहना चाहूंगी कि कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। हम जानते थे कि हमारे यहाँ ऑनलाइन शिक्षा पद्धति का कोई ट्रेंड नहीं था, उसकी कोई परंपरा नहीं थी, लेकिन हमने ये देखा कि जैसे ही ये कोरोना संकट प्रारंभ हुआ, हमारे बहुत से महाविद्यालयों और शिक्षा संस्थानों ने इसको बहुत जल्दी अपनाया और उस अंतराल को भरने का प्रयास किया जो कि हमारी शिक्षा में आ सकता था यदि हम इस पद्धति को ना अपनाते। ये परंपरागत शिक्षा पद्धति का विकल्प तो नहीं हो सकती, क्योंकि जिस व्यवहारिक चेतना की, जिस अनुशासन की, और क्योंकि शिक्षा जो है उसका व्यापक माने है, ये ज्ञान का पर्याय हो सकती है, ज्ञान का विकल्प हो सकती है, क्योंकि ये ज्ञान संप्रेषण का माध्यम है, लेकिन शिक्षा पद्धति में ये कितना सफल हो सकती है इस पर हमें अभी विचार करने की आवश्यकता है। जैसा अभी एक प्रतिभागी ने विचार रखा था कि छोटे बच्चों के लिए इसमें बहुत अधिक समस्याएं हैं, तो निश्चित रूप से छात्राओं ने बहुत सुंदर तर्क प्रस्तुत किए हैं। दो तीन बिंदु मैं उनसे वाद विवाद प्रतियोगिता के प्रतिभागी होने में कहना चाहूंगी। एक तो लड़कियों का मुझे ऐसा आभास हुआ, इस आभासी दुनिया में, बच्चे अब दूर हैं तो आभास ही कर सकते हैं, कि वो पेपर रीडिंग कर रहे थे। तो छात्राओं से मेरा अनुरोध है कि जब भी आप किसी वाद विवाद प्रतियोगिता में जाएं तो पढ़ें ना, क्योंकि उससे आपकी भाव भंगिमा में व्यवधान पड़ता है, और वाद विवाद जो है वो भाव भंगिमाओं की ही प्रतियोगिता है। आप जिस भी विषय को रख रहे हैं, आप जो भी बात कहना चाहते हैं, उसे जितने आत्मविश्वास के साथ आप अपनी स्वतः स्फूर्त ऊर्जा के साथ कह पाएंगे, वो उतना ही सुंदर होगा। थोड़ा सा ध्यान छात्राओं को तथ्यों पे देना चाहिए। बहुत से तथ्य उन्होंने एकत्र किए, और आजकल बस गूगल बाबा ही एनसाइक्लोपीडिया है ज्ञान का। तो होता यह है कि जहाँ से एक बच्ची लेती है, वहां से सारे ही प्रतिभागी उसी विषय सामग्री को उठा लेते हैं, तो उस पर थोड़ा सा मनन भी करना चाहिए। जैसे इस बारे में तो बहुत सारी बातें कही गई कि ऑनलाइन शिक्षण पद्धति विदेशों में अपनाई जा रही है, वर्षों से अपनाई जा रही है। अगर छात्राएं गूगल को थोड़ा सा और खंगालें, क्योंकि देखिए
गूगल वो सागर है जिसमें घोंगे भी हैं और शंख भी हैं। तो हमें क्या निकालना है, इस पर हमें बड़ा विचार करना पड़ेगा। उसमें बहुत सारे आकर आप देखें लेख, मैंने बहुत शुरू में जब मेरी बच्चियों के स्कूल से ये आया रिक्वेस्ट कि आप टैब देकर उन्हें भेजें, तब मैंने उनसे बात की और तब मैंने उसको खंगाला था। तो मैंने ये पाया कि विदेशों में ये बड़ी एक समस्या बनती जा रही है ऑनलाइन एजुकेशन, क्योंकि बच्चों को पुस्तकें पढ़ने की आदत छूटती जा रही है। बच्चों का जो कॉम्प्रिहेंशन है, चीजों को परिभाषित करने का जो उनका बौद्धिक आयाम है, वो इससे नहीं हो रहा है। बच्चों पर चर्चा नहीं कर पाते। तो इस पर भी विपक्षी जो हमारी प्रतिभागी थी वो कुछ तर्क प्रस्तुत कर सकती है। तर्क को न लें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जैसी भी सामग्री होती है उसका कोई ठोस आधार नहीं होता। तो बाकी तो सभी प्रतिभागी बहुत अच्छे थे और इतने अच्छे थे कि निर्णय करने में बड़ी दुविधा हो गई कि किसको प्रथम स्थान दिया जाएगा। अरे मैम, अपनी आवाज नोट के सुनाई दे रही है, दिक्कत हो रही है बोलने। जी मैम। डॉक्टर योजना जी नमस्कार, आपको मैं अभी देख पा रही हूँ। आप बहुत देर से आप दिखाई दिए। मुझे पता है आप मुझे ढूंढ रहे थे। मुझे बस यही कहना था और मैं बहुत साधुवाद देती हूँ मैं आपको इस कार्यक्रम के संयोजन के लिए। छात्राओं का स्तर जो है मैं देखकर अचंभित हूँ। कई बार मुझे अवसर मिला है वाद विवाद प्रतियोगिताओं में, सेंट जॉन्स जैसे कॉलेज में भी जाने का, पर इतनी सुंदर हिंदी, इतने सुंदर उच्चारण मैंने छात्रों के वहाँ नहीं सुने। तो एक बार आपको बहुत साधुवाद। धन्यवाद मैम। प्रतिभागी बहुत उत्कृष्ट प्रदर्शन सबका रहा। और योजना जी से तो मेरा ऐसा संबंध है कि अगर कोई औपचारिकता ना हो तो मैं उन्हें दीदी कहती हूँ, और यदि वो मुझे आदेश भी देती आग्रह के स्थान पर तो भी मुझे स्वीकार करना था। थैंक यू सो मच मैम। आप लोगों का बहुत बहुत आभार मुझे आज इस मंच से जोड़ने के लिए, और बहुत प्रसन्नता हुई मुझे आपका कार्यक्रम सुनकर। बहुत मैं हार्दिक आभार आपको व्यक्त करती हूँ। पुनः एक बार बहुत साधुवाद और बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। अब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ डॉक्टर ललित उपाध्याय सर से कि वो ज्यादा समय नहीं है सर, बस कुछ विचार व्यक्त करें सर, प्लीज हमारे स्टूडेंट को मोटिवेट करें। रेस्पेक्टेड मैम और श्री रविकांत चावला सर, रामकृष्ण कन्या महाविद्यालय आगा। बहुत सुंदर समन्वय डॉक्टर गोविंदा मिश्रा जी का रहा, जिनके वजह से आज मैं यहाँ हूँ। संचालन का दायित्व यादव जी ने बखूबी निभाया और बच्चों का प्रयास, और जैसा कि मैडम ने अभी कहा, डॉक्टर गुंजन बंसल मैम वो अपने आप में कई बार में निर्णायक रहते हैं और उन्होंने बताया कि निर्णय करना कितना मुश्किल है हम दोनों के लिए, लेकिन ये सारगर टॉपिक आज इस अनलॉक फर्स्ट जो चल रहा है उसमें आपने आयोजित किया, इसके लिए आपका महाविद्यालय साधुवाद का पात्र है। और न जाने कितने ऐप के इस दौरान 2-3 महीनों में हम इंट्रोड्यूस हुए हैं, कई वेबिनार में, कई प्रोग्राम में। और रामकृष्ण कन्या महाविद्यालय का मैं आभारी हूँ कि आज उन्होंने टीम यार्ड ब्राउजर से भी अवगत करा दिया। इस ब्राउजर पर मैं पहली बार साइट को उपयोग में ला रहा हूँ। जैसा कि मैडम ने कहा था कि मैं बच्चों को कहना चाहूँगा, क्योंकि मैडम कह चुकी हैं कि तथ्य गूगल बाबा हर चीज देख सकता है, लेकिन तथ्य को अपनी तरीके से प्रस्तुत करना ये वाद विवाद प्रतियोगिता का एक मुख्य उद्देश्य होता है। और जैसा कि उसके बिंदु भी थे कि विषय सामग्री कैसी होनी चाहिए, उच्चारण आपका कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, समय सीमा कैसी होनी चाहिए,
एक बिंदु और था कि निर्णायक द्वारा प्रश्न, लेकिन आप लोगों ने उसमें सब तरीके से उस 3 मिनट में अपनी सब बातें कही। तो मैं समझता हूँ कि उस वाले पॉइंट्स को अगर डिलीट करके नंबर दे दिए जाए तो बच्चों का आकलन आसानी से किया जाए। और जो बच्चे आज विनर होंगे उनको बहुत बहुत बधाई। और जो बच्चे आज विनर नहीं हो पा रहे वो मेरे हिसाब से सिकंदर है, क्योंकि जीत के डर के आगे जीत। इसलिए आपको आज ही रुकना नहीं है, बहुत लंबी दूरी तय करनी है। और ये दरमियान जो है ऑनलाइन परीक्षा होंगी, ऑफलाइन परीक्षा होंगी नहीं होंगी, ये कई दौर चल रहे हैं बच्चों के मन में, खासकर आप बच्चों से अनुरोध है कि आप अपनी पढ़ाई जारी रखें, परीक्षा किसी भी स्तर से हो, आप तैयार रहें। मैंने अभी बच्चों के इस भाव को संत रामकृष्ण कन्या महाविद्यालय को डेडिकेट करते हुए और विषय को डेडिकेट करते हुए इन पंक्तियों में पंक्तिबद्ध करने का प्रयास किया है। कोरोना ने खेला ऐसा खेल, ऐपों से हो रहा म्यूट अनम्यूट का मेल, हर जगह चर्चा है हो जाओ ऑनलाइन, हर जगह चर्चा है हो जाओ ऑनलाइन, कॉलेजों में कैसे होगी अब पढ़ाई ऑफलाइन। लेकिन बच्चों ने बड़ी जो पक्ष और दोनों बातें कही कि जो गुरु शिष्य की परंपरागत तरीके से की जा सकती है पढ़ाई में, वो ऑनलाइन में संभव नहीं। और मैं देख रहा हूँ कि 3-4 बार तो मुझे प्रतियोगिता में कई बार ऑफ ऑन होना पड़ा। तो ये सब व्यवधान भी ऑनलाइन के हैं, कई जगह इंटरनेट नहीं है। और आपको एक जानकारी बच्चों को मैं बताना चाहूंगा कि 98.6% पूरी दुनिया के बच्चे इस लॉकडाउन में अलग अलग देशों में पढ़ाई के हिसाब से व्यवधान में रहे हैं। और ये संख्या 1.25 बिलियन के करीब है। तो आपको इससे हतोत्साहित नहीं होना है, क्योंकि पूरा विश्व में ये पैंडेमिक है और इस महामारी से लड़ने के लिए हमें कोरोना के साथ जीना है। मास्क का हमेशा हमारी जिंदगी में अब आ ही गया है, तो करना है, सैनिटाइज रखना है अपने आप को, 2 गज की दूरी रखनी है, आरोग्य सेतु अपने मोबाइल में रखना है। और मैं धन्यवाद दूंगा कि ऑनलाइन के साथ साथ इस मोबाइल फोन का प्रयोग सोशल डिस्टेंसिंग को न अपनाते हुए उससे फोन से बात कर ले अपने साथियों से, ताकि ये डिप्रेशन का दौर खत्म हो जाए। केवल शारीरिक दूरी बनाए रखनी है, 2 गज। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, प्रिंसिपल मैम का, योजना मैम का, और नीरज यादव मैम का, और गुंजन बंसल मैम का। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतनी अच्छी जानकारी हम लोगों को दी और बच्चों को हमें मोटिवेट भी किया। तो कार्यक्रम बस हमारा समापन की ओर है। अब मैं इनवाइट करती हूँ आज के प्रोग्राम की कोऑर्डिनेटर डॉक्टर योजना मिश्रा मैम से कि वो हमारे जिज्ञासा और हमारे प्रतियोगिता से जुड़े सभी लोगों का धन्यवाद देकर सबसे पहले तो ऊपर वाले का धन्यवाद, उसके बाद मैं रवि सर को मैं बोलूंगी जो हमारे महाविद्यालय के निदेशक हैं। उन्होंने हमें इस कार्यक्रम के लिए प्रोत्साहित किया। और हमारे जो निर्णायक मंडल के डॉक्टर गुंजन बंसल मैम और डॉक्टर ललित उपाध्याय सर, आप लोगों ने जो भी कुछ हमारी छात्राओं के लिए कहा वो बहुत ही मोटिवेशनल है और बच्चे उससे जरूर प्रोत्साहित होंगे। प्राचार्य मैम को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि उनके बिना मार्गदर्शन के हम कोई कार्य नहीं कर सकते। निरोज मैम, आपने बहुत ही संचालिका का आज रूप अदा किया है। और इसके अलावा सौरभ साके सर हमारे महाविद्यालय के IT एक्सपर्ट जो हैं, उन्होंने तकनीकी रूप से सबको जोड़ के रखा और ये हमारा कार्यक्रम जो है सफल होता है। इसके अलावा अप्रत्यक्ष रूप से भी कुछ लोग हमारे साथ रहे।
डॉक्टर चांदनी कौर, डॉक्टर किशोर अग्रवाल, डॉक्टर स्वाति मिश्रा, इन सभी लोगों को मैं धन्यवाद देती हूँ। और छात्राएं जिन्होंने इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया और बहुत ही उत्साह के साथ अपने विचारों को रखा, मैं उन सभी को थैंक्स बोलती हूँ। और अभी जो लाइव फेसबुक पर देख रहे हैं उन सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और लास्ट में बस यही कहूँगी कि आप अपने परिवार के लिए बहुत कीमती हैं, तो प्लीज जब तक जरूरत ना हो घर से बाहर मत निकलिए। धन्यवाद। धन्यवाद योजना मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। प्रिंसिपल मैम को भी थैंक यू बोलती हूँ, सब लोगों को मेरी तरफ से भी थैंक यू। और अलग अलग प्रोग्राम के जरिए आपसे जुड़ते रहेंगे। तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगले किसी और तरह की मीटिंग में। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।